Welcome to my channel Sarah's Analytics Arena. Today I am going to show you a simple dashboard called Sales Dashboard using a dummy dataset which can help lot of beginners and people who are going to appear for interview. At least आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे और आपको एक अच्छा प्रैक्टिस मिलेगा। तो मैंने ऑनलाइन सुपरस्टोर का डेटाबेस का प्रयोग किया है। आई होप ये वीडियो आपको बेसिक समझने में काफ़ी मदद करेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया है ताकि आप ये फाइल डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सके। लेट्स गेट रेडी। आरबीआई प्रोजेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, डेटा सोर्सेज और यूजर रिक्वायरमेंट्स को क्लियर होना जरूरी है। आपको डेटा को इंपोर्ट करने के बाद मॉडल करना होता है जिसमें रिलेशनशिप्स और मैट्रिक्स डिफाइन करनी होती है। यूजर की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते ह्यू रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स बनाने चाहिए। लार्ज डाटासेट्स के साथ काम करते वक्त परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है, जैसे डेटा रिफ्रेश रेट्स और रिपोर्ट लोडिंग स्पीड को इम्प्रूव करना। सेंसिटिव डेटा के लिए सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करना भी इम्पॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशंस को यूजर फ्रेंडली और क्लियर रखना और इंटरैक्टिव एलिमेंट्स का प्रयोग करना बेस्ट प्रैक्टिसेस का हिस्सा है। रेगुलर फीडबैक लेना और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट से प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप पावर बीआई प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली मैनेज और डिलीवर कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डैशबोर्ड। अगर आपको डैशबोर्ड का ऑब्जेक्टिव नहीं पता है तो आप क्लियर, कंसाइज एंड रियल टाइम व्यू ऑफ की मेट्रिक्स एंड डेटा पॉइंट्स नहीं बना सकते जो एंड यूजर्स को हेल्प करेगा इनफॉर्म डिसीजंस लेने के लिए। सेकेंड पॉइंट है, हु इज द टारगेट ऑडियंस फॉर दिस डैशबोर्ड। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप उनके लिए सही तरीके से रिपोर्ट और विजुअलाइजेशंस बना सकते हैं। टारगेट ऑडियंस को समझना जरूरी है ताकि आप उनकी स्पेसिफिक नीड्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से डैशबोर्ड्स डिजाइन कर सके। अगर आप यूजर्स की एक्सपर्टीज लेवल, उनके गोल्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझते हैं तो आप उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव और रेलेवेंट रिपोर्ट्स बना सकते हैं। इसे एंड यूजर्स को मीनिंगफुल इंसाइट्स मिलते हैं जो उनकी डिसीजंस को सपोर्ट करते हैं और उनके वर्क फ्लो को एनहांस करते हैं। थर्ड पॉइंट है, व्हाट आर द की मेट्रिक्स और इनसाइट्स स्टेक होल्डर्स आर एक्सपेक्टिंग। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस को समझ लेते हैं तो आप उनके लिए सही और रेलेवेंट मेट्रिक्स और इनसाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। की मेट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना, जैसे केपीआईज और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, डैशबोर्ड की इफेक्टिवनेस को इंश्योर करता है। अगर आप स्टेक होल्डर्स की स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से डैशबोर्ड्स डिज़ाइन करते हैं तो वो उन्हें उनके बिजनेस गोल्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद करते हैं। ये स्टेप आपको वैल्यूबल इंसाइट्स डीन में मदद करता है जो स्टेक होल्डर्स के लिए एक्शनेबल हो और उनके डिसीजंस को एक्यूरेट और टाइमली बनाए। इफेक्टिव डैशबोर्ड्स स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं और प्रोजेक्ट के सक्सेस को ड्राइव करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे आप अपने क्लाइंट या स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट्स गैदर कर सकते हैं प्रोजेक्ट मिलने से पहले। सबसे पहले आपको क्लाइंट या स्टेक होल्डर के प्राइमरी गोल को समझना होगा। क्या उन्हें स्पेसिफिक रिपोर्ट्स चाहिए या ऐसे डैशबोर्ड्स जो परफॉर्मेंस को ट्रैक करें? क्या उन्हें रियल टाइम डेटा की ज़रूरत है या समरी इंसाइट्स चाहिए? फिर आपको एंड यूजर्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, जैसे कि सीनियर मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं या ऑपरेशनल स्टाफ जो डेली टास्क्स हैंडल करते हैं। उनकी नीड्स और एक्सपर्टीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको क्लैरिफाई करना होगा कि कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआईज या मैट्रिक्स क्लाइंट या स्टेक होल्डर्स के लिए ज़रूरी है, जैसे फाइनेंशियल डेटा, सेल्स परफॉर्मेंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन या ऑपरेशनल एफिशिएंसी। डेटा सोर्सेज को भी कंफर्म करना होगा, जैसे इंटरनल डेटाबेसेस, एक्सेल शीट्स या थर्ड पार्टी डेटा प्रोवाइडर्स, और ये देखना होगा कि क्या वो डेटा एक्सेसिबल है और इंटीग्रेट किया जा सकता है। क्लाइंट से ये पूछना भी ज़रूरी है कि उनको लेआउट, डिज़ाइन, कलर्स या विजुअलाइजेशन टाइप्स में कोई प्रेफरेंसेस है या नहीं, ताकि फाइनल प्रोडक्ट उनके ब्रांडिंग और डिज़ाइन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हो। अगर सेंसिटिव डेटा इन्वॉल्व्ड हो तो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करना और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल और डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स को क्लियरली डिफाइन करना ज़रूरी है। क्लाइंट से ये भी क्लियर करना होगा कि रिपोर्ट्स को कितनी फ्रीक्वेंटली अपडेट किया जाना चाहिए, डेली, वीकली या मंथली।
इन रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली गैदर करके आप पावर बीआई डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स डिज़ाइन कर सकते हैं जो क्लाइंट और स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को परफेक्टली मीट करें। प्रोजेक्ट डिलिवरेबल्स वो आइटम्स होती है जो किसी प्रोजेक्ट के टाइम फिक्स किए गए समय और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार होकर दिए जाते हैं। पावर बीआई में ये डिलिवरेबल्स रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स, डेटा मॉडल्स या विजुअलाइजेशंस हो सकते हैं। इनका इम्पोर्टेंस ये है कि ये प्रोजेक्ट की डायरेक्शन और गोल्स को क्लियर करते हैं, प्रोग्रेस को मेजर करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि काम सही समय और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंप्लीट हो। डिलिवरेबल्स से स्टेक होल्डर्स को भी सैटिस्फैक्शन मिलती है और रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग होता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डिलिवरेबल्स उनको जल्दी आइडेंटिफाई करने और सुधारने में मदद करते हैं। ये डिलिवरेबल्स प्रोजेक्ट के सक्सेस का एक मेजर हिस्सा है जो कि क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं और प्रोजेक्ट टीम को मोटिवेटेड रखते हैं। It can be like this as mentioned. We need to deliver, as point 1 states, interactive Power BI dashboard with various visualizations and filters. Second point is data preprocessing and cleaning to ensure accurate insights. Third point is key metrics and KPIs displayed prominently on the dashboard. Fourth point is user-friendly interface for easy exploration of the data with slicers and drill-through options. You should also ask to the client or your team leader manager before starting with the project about your project, like, what is the timeline for this project? How much time do I have for each phase, for example data prep, visualization, finalization? What does the final deliverable look like? Is it just the dashboard? Or should I also submit a report or documentation? Or how will my work be reviewed or evaluated? Are there specific criteria, such as design quality, insights derived, or interactivity? So, let's start with the project. हमने अब तक काफ़ी कुछ समझ लिया है कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। अब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। अगला स्टेप है कंफर्म करना कि आपका डेटा सोर्स क्या है और डेटा कैसे स्टोर किया गया है। देखें कि डेटा का डेटा टाइप क्या है, क्लीनिंग की ज़रूरत है और डिसाइड करें कि कुछ एडिशनल कॉलम्स ऐड करने हैं या नल वैल्यूज़ क्लीन करनी है। आपको एक बार पूरा डेटा प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करना चाहिए और समझना चाहिए कि कौन से कॉलम्स डेटा में हैं और कौन से न्यूमेरिक डेटा वाले कॉलम्स हैं। डेट कॉलम्स और टेक्स्ट वैल्यूज़ कौन से कॉलम्स में हैं। यूनिक कॉलम कौन सा है जो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अगर पावर बीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो विजुअलाइजेशंस के लिए डेटा को प्रॉपर्ली तैयार करना जरूरी है। नल वैल्यूज़ को क्लीन करना और मिसिंग डेटा को हैंडल करना एसेंशियल है। क्या डिराइव्ड कॉलम्स ऐड करना चाहिए, जैसे कैलकुलेटेड फील्ड्स। डेटा को एनालाइज करते वक्त पैटर्न्स, ट्रेंड्स और आउटलियर्स को आइडेंटिफाई करें। एंश्योर करें कि डेटा का स्ट्रक्चर और फॉर्मेट एनालिसिस के लिए सूटेबल है। आपको डेटा के क्वालिटी चेक्स करने चाहिए, जैसे डुप्लीकेट रोज रिमूव करना और कंसिस्टेंट फॉर्मेट्स एंश्योर करना। डेटा का प्राइमरी गोल या एनालिसिस की ज़रूरत के हिसाब से रेलेवेंट डेटा को फिल्टर और रिफाइन करना जरूरी है। इन सब स्टेप्स का इस्तेमाल करके आपका डेटा नेक्स्ट स्टेप के लिए कंप्लीटली तैयार होगा। अगर किसी पॉइंट पर डाउट हो तो पहले डेटा को अच्छे से समझने की कोशिश करें और फिर आगे बढ़े। So I have downloaded the CSV file for Superstore and will connect with Power BI as my data source to work on this project. सबसे पहले गेट डेटा को क्लिक करिए, उसके बाद टेक्स्ट CSV फाइल ऑप्शन सिलेक्ट करिए। उसके बाद जहां भी आपकी फाइल सेव्ड है उसको सिलेक्ट करके कनेक्ट को क्लिक करिए। यहाँ आपको लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप डेटा में डायरेक्टली काम करना चाहते हैं तो लोड ऑप्शन चूज करिए। अगर आपको डेटा में कोई चेंजेस करने हैं तो ट्रांसफॉर्म डेटा ऑप्शन सिलेक्ट करिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब आपका डेटा सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब फाइल मेन्यू में जाकर अपनी फाइल को क्लिक करके सेव कर लीजिए। इस तरह आपका डेटा प्रोसेस के लिए तैयार हो जाएगा। कभी भी एक रफ स्टार्ट करने से पहले रिक्वायरमेंट्स और प्रोजेक्ट डिलिवरेबल्स को ध्यान में रखते यूं सोच लो कि तुम कैसा डैशबोर्ड बनाओगे। फिर अपने आइडिया को एक बार अपने सुपरवाइजर से कंसल्ट कर लो और उसके बाद अपने काम से प्रोसीड करो।
ये करने से स्टार्टिंग से ही आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी और आपको पता रहेगा कि आपको कैसे बनाना है। यहाँ मैंने एक एक्सेल फाइल में एक रफ लेआउट बना लिया है, जिसे मैं अपने सुपरवाइजर को दिखा सकती हूँ। यही मेन प्लान कर रही हूँ डिज़ाइन करने का और अपने केपीआईज़ को दिखाने का। उनसे सजेशंस या फीडबैक लेने के बाद अपने ड्राफ्ट के हिसाब से काम शुरू करो। लेट्स स्टार्ट। टाइटल। आपको सोचना होगा कि आपके डैशबोर्ड का टाइटल क्या होना चाहिए और वो मीनिंगफुल होना चाहिए। The title of a Power BI sales dashboard should be clear, concise, and indicative of the purpose of the dashboard. It should also resonate with the audience while reflecting the key insights they can derive from it. सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें और उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करें। मैंने सुपरमार्केट सेल्स एनालिटिक्स डैशबोर्ड जनवरी टू मार्च 2019 रखा है। फिर ड्रैग करके मेन बॉक्स को सेंटर में अलाइन कर दिया और उसको बोल्ड कर दिया। मैंने फॉन्ट साइज भी एडजस्ट किया और टेक्स्ट बॉक्स का साइज भी एडजस्ट किया। इसे आपका डैशबोर्ड का टाइटल प्रॉपर्ली अलाइंड और क्लियरली विजिबल हो जाएगा, जो कि आपके एनालिसिस को ईजिली रिप्रेजेंट करेगा। Let's apply filters and slicers in the report, which I can apply on the report. Filters are used to narrow down the data that is displayed in your report, dashboard, or visuals. Slicers are visual elements that allow end users to interact with the data dynamically by selecting values directly. Looking at the dataset, हम ये सब filters apply करेंगे जैसे date filter, branch selector, product line filter, customer type and payment method. We will apply a date filter, which is a tool or functionality used in data analysis and reporting applications such as Power BI, Excel, or SQL to filter data based on date values. It allows users to narrow down datasets to specific time periods, making it easier to analyze trends, compare time-based metrics, or focus on relevant time frames. First of all, आप टेबल व्यू पर क्लिक करो और डेट कॉलम का फॉर्मेट चेक करो, क्योंकि हमें डेट फिल्टर लगाने से पहले ये देखना होता है कि डेटा सही से दिखाई दे रहा है या नहीं। इसलिए पहले हम डेट कॉलम सिलेक्ट करेंगे चेक करने के लिए डेट फॉर्मेट और डेटा टाइप। नाउ एज यू कैन सी फॉर्मेट में टेक्स्ट मेंशन किया हुआ है और यहाँ डाटा टाइप चेंज का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो टू होम पेज पर जाएंगे। फिर ट्रांसफॉर्म डेटा आइकन पे क्लिक करो। आपको पूरा डेटा प्रीव्यू दिखेगा, फिर आपको ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना पड़ेगा। एक बार आपका डेटा पूरी तरीके से लोड हो जाए, आपको डेट कॉलम सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर डाटा टाइप गलत होगा तो ना तो आपके डेट फिल्टर्स सही से काम करेंगे और ना ही डेट हायरार्की क्रिएट होगी, जो बहुत काम आती है। चलिए डेट कॉलम सिलेक्ट करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म सेक्शन पर क्लिक करें। फिर डेटा टाइप ड्रॉप डाउन से डेट एज डाटा टाइप सिलेक्ट करो। अगर चेंज करते ही कुछ लाइंस में एरर दिखता है तो अप्लाइड स्टेप सेक्शन में जाके चेंज टाइप स्टेप को रिमूव कर दो, ताकि डेटा वापस पहले की स्टेट में आ जाए। उसके बाद इंश्योर करो कि डेटा करेक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर आपको क्लोज अप्लाई सेव पे क्लिक करना है, ताकि जो भी चेंजेस आपने पावर क्वेरी एडिटर में किए हैं वो सेव हो जाए। अभी डायरेक्ट डेटा टाइप चेंज करने से एरर आ रहा था, इसलिए ट्रांसफॉर्म डेटा पे फिर से क्लिक करो। फिर पावर क्वेरी एडिटर में डेटा लोड होने के बाद डेट कॉलम सर्च करो। हमको दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा ताकि डेट सही से दिखे और हम फिल्टर लगा पाए और हमको डाटा टाइप चेंज करने में कोई एरर नहीं आए। We can also see date hierarchy in data section, which will be helpful to apply year, quarter, month और डे फिल्टर। तो फिर डेट कॉलम सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कॉलम्स पे क्लिक करो। फिर एंड ऑफ द टेबल एक डेट कॉपी करके न्यू कॉलम क्रिएट होता है। फिर स्प्लिट कॉलम पे क्लिक करें, फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से बाय डीलिमिटर सिलेक्ट करें। / हम रहने देंगे एज डीलिमिटर। Then again to new columns gets created, one with month number and the other with year number. Now one column has month information, other column has day information, and last column has year information. तो हम add column पे क्लिक करेंगे रिबन सेक्शन में से।
फिर कस्टम कॉलम पे क्लिक करेंगे। फिर नया कस्टम कॉलम विंडो ओपन होता है। वहाँ मैं कस्टम डेट ऐसा एक न्यू कॉलम नेम सजेस्ट करती हूँ। फिर फॉर्मूला पेस्ट करती हूँ। फॉर्मूला इज इन एम लैंग्वेज। देन क्लिक ऑन ओके। न्यू कॉलम एज कस्टम डेट दिखाई देता है। फिर से डेटा टाइप आइकन पे क्लिक करो। डेट ऑप्शन सिलेक्ट करो ड्रॉप डाउन में से। नाउ द डाटा टाइप गेट्स चेंज टू डेट विद करेक्ट फॉर्मेट। कभी कभी डेट मिक्स्ड फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे MMDDYYYY, DDMMYYYY। फिर हमें अलग अप्रोच से काम करना पड़ेगा। सबसे पहले डेट कॉलम का डाटा टाइप डेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अगर डाटा टाइप चेंज करते वक्त कुछ एरर्स दिखे तो मैन्युअली मिक्स रिजॉल्व कर सकते हैं या फिर कस्टम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पहले डेट कॉलम को डुप्लीकेट करें, एक कस्टम कॉलम बनाएं जिसमें कॉन्कैटिनेट मेथड करके डेट को रिकंस्ट्रक्ट करे डॉट फिर एक और कॉलम बनाएं जहां इफ कंडीशन लगा के एरर हैंडल करें। अगर पहले कॉलम में डेट वैलिड हो देन वही डेट लिया जाए, और अगर एरर आए तो दूसरे कॉलम का रिकंस्ट्रक्टेड डेट लिया जाए। नाउ लेट्स सिलेक्ट स्लाइसर विजुअल एंड सिलेक्ट कस्टम डेट पे टिक करो या ड्रैग करो फील्ड सेक्शन में टू अप्लाई अ रेंज फिल्टर और साइज और पोजीशन आपको जैसा डैशबोर्ड में चाहिए वहां सेट करो। अगर आपको स्लाइसर का टेक्स्ट या लेबल्स कस्टमाइज करने की जरूरत हो तो फॉर्मेट पेन में जाके फॉन्ट साइज, कलर और स्टाइल एडजस्ट करें, जो कि हम एंड में करेंगे। स्लाइसर को एंड में टेस्ट भी करेंगे, ये कंफर्म करने के लिए डेटा वैल्यूज बराबर आउटपुट दे रहा है क्या। अब हम ब्रांच लोकेटर का फिल्टर लगाएंगे। फिर से स्लाइसर विजुअल सिलेक्ट करें और पोजीशन एंड साइज एडजस्ट करें अपने कैनवस सेक्शन में। फिर ब्रांच कॉलम को टिक करें। फिर विजुअलाइजेशन सेक्शन में फॉर्मेट योर विजुअल आइकन पे क्लिक करें और विजुअल सेक्शन में स्लाइडर सेटिंग्स में स्टाइल आप एज स्टाइल या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। फिर सिलेक्शन सेक्शन में आप सिंगल सिलेक्ट या फिर मल्टी सिलेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर से आप इसको अलाइन करें एक हाई लाइन में डैशबोर्ड के कैनवस में ताकि फिल्टर्स प्रॉपर्ली अलाइन रहे। अब तीसरा फिल्टर लगाते हैं अपने डैशबोर्ड में। फर्स्ट स्लाइसर विजुअल सिलेक्ट करें और पोजीशन एंड साइज एडजस्ट करें अपने कैनवस सेक्शन में। फिर प्रोडक्ट लाइन कॉलम को टिक करें। फिर विजुअलाइजेशन सेक्शन में फॉर्मेट योर विजुअल आइकन पे क्लिक करें और विजुअल सेक्शन में स्लाइडर सेटिंग्स में ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करें। फिर से आप इसको अलाइन करें एक ही लाइन में डैशबोर्ड के कैनवस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ फिल्टर जो हमने एक्सेल में नोट किया था वो है कस्टमर टाइप। इसके लिए हम एक और मेथड अप्लाई करेंगे। पहले जो फिल्टर था उसको Ctrl+C करके कॉपी करें और Ctrl+V करके पेस्ट करें। उसके बाद फॉर्मेट विजुअल सेक्शन में जाके प्रोडक्ट लाइन को फील्ड सेक्शन से डिलीट करें। डेटा सेक्शन में जाके कस्टमर टाइप सर्च करके टिक करें। फिर अपने कैनवस सेक्शन में पोजीशन और साइज एडजस्ट करें अपने लेआउट के हिसाब से। इस तरह से हम एफिशिएंटली एक नए फिल्टर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने टाइल को वर्टिकल पोजीशन में अलाइन एडजस्ट कर दिया है। अब हम लास्ट फिल्टर लगाएंगे जो कि पेमेंट मेथड का है, जैसा हमने एक्सेल में नोट किया था। सबसे पहले थोड़ा जगह बनाएंगे ताकि नए फिल्टर को एडजस्ट कर सके। इसके लिए सारे एग्जिस्टिंग फिल्टर्स के साइज और पोजीशन को एडजस्ट करें ताकि लेआउट प्रॉपर्ली अलाइन हो। उसके बाद नए फिल्टर के लिए जगह बनाएं और कैनवस में सेट करें। पहले जो फिल्टर था उसको Ctrl+C करके कॉपी करें, फिर Ctrl+V करके पेस्ट करें। फॉर्मेट विजुअल सेक्शन में जाके कस्टमर टाइप को फील्ड सेक्शन से डिलीट करें। डेटा सेक्शन में जाके पेमेंट मेथड सर्च करके टिक करें और विजुअल सेक्शन में स्लाइडर सेटिंग्स में टाइल सिलेक्ट करें। फिर अपने कैनवस सेक्शन में पोजीशन और साइज एडजस्ट करें अपने लेआउट के हिसाब से। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने टाइल को वर्टिकल पोजीशन में अलाइन एडजस्ट कर दिया है। KPI कार्ड एक विजुअल टूल है जो आपके डेटा के किसी भी की मेट्रिक, इंपॉर्टेंट नंबर को हाईलाइट करने के लिए होता है। सबसे पहले हम कार्ड विजुअल पर क्लिक करेंगे KPI कार्ड बनाने के लिए। फिर विजुअल ड्रैग करके डैशबोर्ड में ऊपर अलाइन करेंगे।
अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए पोजीशन को अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। फिर टोटल कॉलम, जो हमारा टोटल सेल्स है वहाँ टिक करेंगे। टेबल व्यू पर क्लिक करेंगे, टोटल कॉलम सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट सेक्शन में टेक्स्ट लिखा है। अब होम पेज पे ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे। फिर ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे। पावर क्वेरी एडिटर विंडो ओपन होता है। डेटा लोड हो रहा है। Let's wait for data to load properly. And now search for total column. फिर हम टोटल कॉलम सर्च करेंगे और सिलेक्ट करेंगे। टोटल कॉलम मिलते हाई सिलेक्ट करें। फिर ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करें। डेटा टाइप में डेसिमल नंबर सिलेक्ट करें। अब डेटा टाइप चेंज हो गया है। अब टैक्स परसेंट कॉलम भी सिलेक्ट करके डाटा टाइप में डेसिमल नंबर सिलेक्ट करते हैं। फिर हम क्वांटिटी कॉलम सिलेक्ट करके डाटा टाइप में होल नंबर सिलेक्ट करते हैं। फिर हम यूनिट प्राइस कॉलम सिलेक्ट करके डाटा टाइप में डेसिमल नंबर सिलेक्ट करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वरना टेक्स्ट के रूप में वो प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई काम नहीं करेगा। ये जरूरी है कि हर कॉलम के लिए डाटा टाइप सही तरह से डिफाइन किया गया हो। अब हम ग्रोस इनकम कॉलम सिलेक्ट करेंगे, उसका भी डाटा टाइप चेंज करेंगे एज डेसिमल नंबर। हमें ये क्लीनिंग एक्टिविटी डैशबोर्ड बनाना शुरू करने से पहले ही कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम परसेंट ग्रोस मार्जिन परसेंटेज कॉलम सिलेक्ट करके उसका डाटा टाइप डेसिमल नंबर सेट करते हैं। फिर हम COGS कॉलम सिलेक्ट करके डाटा टाइप में डेसिमल नंबर सिलेक्ट करते हैं। फिर क्लोज अप्लाई एंड सेव पे क्लिक करना टू सेव योर ऑल चेंजेस। क्लीनिंग और डाटा टाइप सेट करना एक फाउंडेशन का काम करता है, जो अगले स्टेप्स के लिए डेटा को रेडी करता है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशंस, रिलेशनशिप्स डिफाइन करना और विजुअल्स बनाना। अब हम रिपोर्ट व्यू आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि कैनवस नजर आए। उसके बाद हम कार्ड विजुअल सिलेक्ट करेंगे। डेटा सेक्शन में से टोटल कॉलम को सिलेक्ट करके या तो फील्ड्स एरिया में ड्रैग करेंगे या फिर टिक करके सिलेक्ट करेंगे। अब हम कैनवस पर टोटल सेल्स का वैल्यू देख पा रहे हैं। अब हम ये KPI कार्ड को कॉपी करते हैं और फिर पेस्ट करते हैं। उसके बाद डेटा सेक्शन में से ग्रोस इनकम सिलेक्ट करके फील्ड्स एरिया में ड्रैग करते हैं। इट रिमूव्स द प्रीवियस वैल्यूज इफ एनी फ्रॉम फील्ड सेक्शन। अब हम फिर से KPI कार्ड को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। उसके बाद डेटा सेक्शन में से रेटिंग कॉलम को सिलेक्ट करके या तो फील्ड्स एरिया में ड्रैग करते हैं। फील्ड सेक्शन में ये फर्स्ट रेटिंग दिख रहा है, जो बताता है कि ये कॉलम टेक्स्ट फॉर्मेट में है। हेंस वी आर नॉट गेटिंग एवरेज। फिर से हम ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्म डेटा विंडो खुलेगा। रेटिंग कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और फिर ऊपर ट्रांसफॉर्म सेक्शन पर क्लिक करेंगे। वहाँ डेटा टाइप का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें हम डेसिमल सिलेक्ट करेंगे। फिर हम होम सेक्शन में जाके क्लोज एम्प अप्लाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डेटा लोड होगा। अब आपको फील्ड सेक्शन में मिन ऑफ रेटिंग दिखाई देगा। वहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके एवरेज रेटिंग सिलेक्ट करेंगे। अब आपको सही वैल्यू नजर आएगी। अब हम इस KPI कार्ड को कॉपी करते हैं और फिर पेस्ट करते हैं। उसके बाद सारे KPI कार्ड्स को थोड़ा एडजस्ट करते हैं ताकि वो अच्छे से अलाइन हो जाए। फिर डेटा सेक्शन में से रेटिंग कॉलम का नाम डिलीट करते हैं। इसके बाद डेटा सेक्शन में से ग्रोस इनकम सिलेक्ट करके फील्ड्स एरिया में ड्रैग करते हैं। अब सर्च बार में इनवॉइस ID सर्च करते हैं और फील्ड ड्रॉप डाउन में जाके काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट सिलेक्ट करते हैं। अब हमने अपने डैशबोर्ड के लिए टाइटल, फिल्टर्स और सारे KPI कार्ड्स सक्सेसफुली बना लिए हैं। अब आप एक एक KPI कार्ड सिलेक्ट करके उसके फील्ड एरिया में कॉलम का नाम रिनेम कर सकते हैं। जैसे अगर वहाँ सम ऑफ टोटल लिखा है, तो आप वहाँ डबल क्लिक करके उसका नाम टोटल सेल्स सेट कर सकते हैं।
लाइकवाइज हर केपीआई कार्ड का नाम मीनिंगफुल और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने सम ऑफ ग्रोस इनकम को ग्रोस इनकम रिनेम किया, एवरेज ऑफ रेटिंग को हमने एवरेज रेटिंग, काउंट ऑफ इनवॉइस आईडी को नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस रिनेम किया। मैन्युअली रिनेम करके अपने डैशबोर्ड को और प्रोफेशनल और यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। A clustered bar chart is a type of bar chart that groups data by categories, displaying them side by side for easy comparison. Each group or category contains multiple bars, with each bar representing a distinct variable or subcategory. कैनवस में कहीं भी क्लिक करें। फॉर्मेट विजुअल पर क्लिक करें। कैनवस सेटिंग ड्रॉप डाउन में कस्टम सिलेक्ट करें। हाइट और विड्थ को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट करें। अब आपकी वर्किंग स्पेस कैनवस पर बढ़ जाएगी। कैनवस को रीसाइज करने के बाद जूम लेवल एडजस्ट करना जरूरी है ताकि काम करते वक्त पूरा डिजाइन ईजिली विजिबल हो। अगर आप काम प्रिंट के लिए कर रहे हैं तो कैनवस पे सेफ मार्जिन गाइडलाइंस ऐड करें ताकि कंटेंट कट ऑफ ना हो। अब विजुअलाइजेशन सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट सिलेक्ट करेंगे। फिर विजुअल का पोजीशन और साइज एडजस्ट करेंगे डैशबोर्ड में। यहाँ इंश्योर करें कि विजुअल किसी और एलिमेंट को ओवरलैप ना करे। ये सोचिए कि उनका अरेंजमेंट लॉजिकल फ्लो में हो, जहाँ आपका ऑडियंस ईजिली डेटा समझ सके। ये भी देखें कि विजुअल का साइज ना ज़्यादा छोटा हो और ना इतना बड़ा कि बाकी कंपोनेंट्स का विजिबिलिटी इफेक्ट हो। फिर डेटा सेक्शन में जाके मंथ कॉलम को एक्स एक्सिस फील्ड में ड्रैग करेंगे। अगर मंथ्स क्लियरली विजिबल ना हो रहे हो या क्राउडेड लैग रहे हो तो एक्सिस फॉर्मेट एडजस्ट करें। चलिए ब्रांच कॉलम को लेजेंड फील्ड में ड्रैग करते हैं। टोटल कॉलम को वाई एक्सिस में ड्रैग करेंगे। वाई एक्सिस पर टोटल कॉलम ड्रैग करने से हमें हर ब्रांच का टोटल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा मंथ वाइज। ये वैल्यूज वर्टिकल बार्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगी। ये क्लस्टर्ड बार चार्ट देखकर अब आप समझ सकते हैं कि डेटा कितना क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। इसके अलावा आप स्पेसिफिक पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट विजुअल पर क्लिक करेंगे। विजुअल सेक्शन में जाके डेटा लेबल्स को ऑन करेंगे ताकि हमें हर एक बार का सेल्स नंबर क्लियरली दिखाई दे। अब जनरल सेक्शन में जाके आप अपने चार्ट का टाइटल कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज में हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप डाउन स्क्रॉल करेंगे तो आपको सबटाइटल और डिवाइडर जैसे और भी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस दिखाई देंगे। इफेक्ट सेक्शन, शैडो जैसे ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं। विजुअल सेक्शन में एक्स एक्सिस पर क्लिक करके आप लेबल्स और स्केलिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। वाई एक्सिस पर जाके कैटेगरीज के अलाइनमेंट और अपीयरेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। वैल्यूज के ऑप्शन से आप न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्मेटिंग और डिस्प्ले सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस, हॉरिजॉन्टल पर जाके लाइंस को ऑन या ऑफ करके चार्ट का क्लैरिटी कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम एक डोनट चार्ट बनाएंगे जो पाई चार्ट की तरह प्रोपोर्शंस दिखता है, लेकिन बीच में एक खाली स्पेस के साथ, जो इसे और स्टाइलिश बनाता है। सबसे पहले हम क्लस्टर्ड विजुअल को कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट करके इसे कैनवस पर थोड़ा एडजस्ट और अलाइन करेंगे ताकि ये नीटली सेट हो जाए। फिर एक्स एक्सिस सेक्शन में जाके हम डेट कॉलम को रिमूव करेंगे ताकि सिर्फ रेलेवेंट डेटा बचे। अब अपने चार्ट को सिलेक्ट करके डोनट चार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें और अब आपका चार्ट सक्सेसफुली डोनट चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ये सिंपल स्टेप्स आपके क्लस्टर्ड बार चार्ट को एक एलिगेंट डोनट चार्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब डिटेल्स में से ब्रांच कॉलम डिलीट करेंगे। फिर जेंडर कॉलम ड्रैग करेंगे। चलिए अब जेंडर कॉलम को ड्रैग करते हैं ताकि हम कैटेगरीज के प्रोपोर्शंस और क्लियरली देख सकें। ये आपकी एनालिसिस को और इम्पैक्टफुल बनाता है। You can easily compare which gender has the higher or lower sales, helping to spot trends or differences. फिर विजुअल सेक्शन में जाके डेटा लेबल्स के सेक्शन में आपको लेबल कंटेंट्स का एक ड्रॉप डाउन मिलेगा।
यहाँ से हमें ऑल डिटेल्स वैल्यूज सिलेक्ट करनी है ताकि चार्ट में हर सेगमेंट के साथ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिखाई दे। इससे आपके चार्ट को क्लैरिटी मिलेगी और हर कैटेगरी का एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, it will help you to see the exact sales values or percentages for each gender. This makes it easier to understand how sales are distributed across different genders. अब हम ट्री मैप चार्ट बनाएंगे, जो एक और पावरफुल विजुअलाइजेशन टूल है। ये चार्ट डेटा को हायरार्कियल स्ट्रक्चर में दिखता है, जिसमें आप कैटेगरीज के बीच रिलेशनशिप्स और प्रोपोर्शंस को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम विजुअल को कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट करके इसे कैनवस पर थोड़ा एडजस्ट और अलाइन करेंगे ताकि ये नीटली सेट हो जाए। इसे चार्ट का लेआउट क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखेगा और आप आसानी से अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअल को सिलेक्ट करके अब ट्री मैप विजुअल पर क्लिक करें। फिर ये ट्री मैप विजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर डेटा सेक्शन में प्रोडक्ट लाइन सर्च करें। उसके बाद कैटेगरी सेक्शन में प्रोडक्ट लाइन को ड्रैग करें। इसे आपका डेटा ट्री मैप में कैटेगरीज के रूप में डिस्प्ले होगा और हर कैटेगरी का साइज उसके वैल्यू के प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब फॉर्मेट विजुअल पे क्लिक करके विजुअल सेक्शन में डेटा लेबल्स को ऑन करेंगे ताकि हर रेक्टेंगल के साथ एग्जैक्ट वैल्यूज दिखाई दे। वैल्यू सेक्शन में डेसिमल प्लेसेस को 1 अपडेट करेंगे ताकि वैल्यूज एक डेसिमल प्लेस तक दिखाई दे। डिस्प्ले यूनिट्स को थाउजेंड्स में अपडेट करेंगे। अगर आपको कैटेगरी लेबल्स को और कस्टमाइज करना हो तो उनको फॉर्मेटिंग सेक्शन में अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम लाइन चार्ट बनाएंगे जो टाइम बेस्ड डेटा को विजुअलाइज करने के लिए बेस्ट होता है। ये चार्ट ट्रेंड्स और पैटर्न्स को क्लियरली दिखता है, जैसे कि टाइम के साथ सेल्स या एनी मेट्रिक्स कैसे चेंज हो रहे हैं। अब क्लस्टर्ड कॉलम बार चार्ट विजुअल को कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। थोड़ा सा विजुअल का पोजीशन एडजस्ट करते हैं और अलाइन करते हैं। विजुअलाइजेशन सेक्शन में से लाइन चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब आपका विजुअल लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें टाइम बेस्ड ट्रेंड्स और डेटा पॉइंट्स क्लियरली विजिबल होंगे। अब एक्स एक्सिस में से कस्टम डेट कॉलम को डिलीट करेंगे। फिर डेटा सेक्शन में से डे कॉलम को ड्रैग करेंगे, जिसे आपको डेवेज पैटर्न दिखाई देगा, जैसे सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हर दिन के हिसाब से अक्रॉस डिफरेंट ब्रांचेस। ये चार्ट थोड़ा क्लटर्ड दिख रहा है। ये पैटर्न से हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि किस दिन सेल्स हाई थी और किस दिन सेल्स में डिप था, जो की इनसाइट्स प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा विजुअल एडजस्ट करते हैं। ये चार्ट हमारे लिए एक वैल्यूबल टूल है जो डिवाइस सेल्स ट्रेंड्स को विजुअलाइज करता है और हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है। अब हम फॉर्मेट विजुअल पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये चार्ट थोड़ा क्लटर्ड दिख रहा है। फिर विजुअल सेक्शन में से मार्कर सेक्शन में जाके आप किसी भी लाइन को सिलेक्ट करके उसके डेटा पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। इसे हर पॉइंट को क्लियरली दिखाया जाएगा और चार्ट का विजुअल क्लैरिटी इंप्रूव होगा, जो ट्रेंड्स को समझने में मदद करेगा। आप सीरीज लेबल्स को भी ऑन कर सकते हैं ताकि हर सीरीज के लेबल क्लियरली विजिबल हो। इसके अलावा डेटा लेबल्स को ऑन रखेंगे ताकि हर डेटा पॉइंट का वैल्यू दिखाई दे। डिटेल को ऑन रखेंगे जो आपके चार्ट में और स्पेसिफिक इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। अगर आपको पॉइंट्स को और क्लियर बनाना हो तो लीडर लाइंस को भी ऑन रख सकते हैं, जो लेबल्स को पॉइंट से कनेक्ट करेगा और चार्ट को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाएगा। अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप सारे सेटिंग्स कस्टमाइज कर सकते हैं। आप डेटा लेबल्स, मार्कर्स, सीरीज लेबल्स, लीडर लाइंस और डिटेल को अपने डेटा को क्लियरली रिप्रेजेंट करने के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम कस्टम डे के बदले डेटा सेक्शन में से मंथ कॉलम को ड्रैग करेंगे। इसे आपको मंथ वाइज पैटर्न दिखाई देगा, जो सेल्स का ट्रेंड हर महीने के हिसाब से दिखाएगा। ये विजुअलाइजेशन मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन्स को आसानी से देखने में मदद करेगा। A stacked column chart is a type of bar chart where each bar represents a total value, and the segments within each bar show how different categories contribute to that total.
अब क्लस्टर्ड कॉलम बार चार्ट विजुअल को कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। थोड़ा सा विजुअल का पोजीशन एडजस्ट करते हैं और अलाइन करते हैं। विजुअलाइजेशन सेक्शन में से स्टैक्ड कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब आपका विजुअल स्टैक्ड कॉलम चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब एक्स एक्सिस में से डेट कॉलम को डिलीट करेंगे। फिर डेटा सेक्शन में से कस्टमर टाइप कॉलम को ड्रैग करेंगे ताकि आप कस्टमर टाइप के हिसाब से सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकें। बाकी वाई एक्सिस में टोटल सेल्स को रहने देंगे, जिसे आपको ओवरऑल सेल्स का टोटल वैल्यू दिखाई देगा। और लेजेंड में ब्रांच को ऐड करेंगे ताकि आपको हर ब्रांच का कंट्रीब्यूशन अलग से दिखाई दे। अब हम पाई चार्ट बनाएंगे जो कैटेगोरिकल डेटा को विजुअल फॉर्म में दिखाने का एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। हमें सेम स्टेप्स फॉलो करना है। स्टैक्ड कॉलम बार चार्ट विजुअल को कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे। अब थोड़ा सा विजुअल का पोजीशन एडजस्ट करते हैं और अलाइन करते हैं। फिर पाई चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। बस लेजेंड में हमें पेमेंट कॉलम को सिलेक्ट करना है। डेटा लेबल्स के सेक्शन में आपको लेबल कंटेंट्स का एक ड्रॉप डाउन मिलेगा। यहाँ से हमें ऑल डिटेल्स वैल्यू सिलेक्ट करनी है ताकि चार्ट में हर सेगमेंट के साथ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दिखाई दे। लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड। अब हमारा ओवरऑल डैशबोर्ड 70% तक रेडी हो चुका है। अब हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे ताकि डैशबोर्ड और रिफाइंड लगे। ऊपर व्हेल डोनट चार्ट को सिलेक्ट करके पाई चार्ट में कन्वर्ट करेंगे और जो पाई चार्ट बनाया है डोनट चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसे हमारा डैशबोर्ड और विजुअली बैलेंस्ड और एंगेजिंग लगेगा। नाउ इट्स डन। अब हम बात करेंगे नैरेटिव्स के बारे में जो आपके डैशबोर्ड को और इम्पैक्टफुल बनते हैं। नैरेटिव्स का पर्पस है डेटा के पीछे छुपी कहानी को समझना और कम्युनिकेट करना। ये आपके डैशबोर्ड के इंसाइट्स को हाईलाइट करते हैं और उन्हें ज़्यादा मीनिंगफुल और एक्शनेबल बनते हैं। It helps users understand the why and how of the data, making it more meaningful and actionable. Narratives can be added through textual elements, visual annotations, or even storytelling during presentations. Power BI Smart Narrative feature automatically generates text-based insights and summaries for your visuals and reports. It saves time by providing pre-built insights in plain language. अभी जहाँ भी आपको स्मार्ट नैरेटिव बॉक्स ऐड करना है, वहाँ कर्सर रखिए। फिर विजुअलाइजेशन सेक्शन में से नैरेटिव आइकन पर क्लिक करें। अब विजुअल के बाहर क्लिक करें ताकि आपको ऑप्शंस दिखाई दे। आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड कस्टम नैरेटिव्स का। अगर आप कस्टम पर क्लिक करते हैं तो एक ऑटो जनरेटेड नैरेटिव क्रिएट होगा जो आपके विजुअल्स का समरी देता है। इसे आप एडिट करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि इंसाइट्स और रेलेवेंट लगे। अब जैसे ही आप देख रहे हैं, ये ऑटोमैटिकली एक स्मार्ट नैरेटिव क्रिएट कर चुका है बेस्ड ऑन द डेटा। और अगर आप ब्लू अंडरलाइन वैल्यूज पर राइट क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा जहां आप समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है। इसके नीचे आपको वैल्यू का डिटेल्ड व्यू भी दिखाई देगा। ऐसे कि हमने नैरेटिव विजुअल पे क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया विद समरी। आप इस टेक्स्ट को मैन्युअल रख सकते हैं या फिर डायनामिक। सपोज मुझे एक और लाइन ऐड करना है कि बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच कौन सा है। तो अगर मुझे एक लाइन ऐड करनी है जैसे बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांचेस, तो मेन मैन्युअली टेक्स्ट बॉक्स में बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच इस टाइप करूंगी और उसके बाद एक अंडरलाइन ऐड करूंगी। फिर प्लस वैल्यू बटन पे क्लिक करूंगी जो स्मार्ट नैरेटिव बॉक्स के ऑप्शंस में दिख रहा होगा। प्रॉम्प्ट बॉक्स में बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच टाइप करूंगी। इसके बाद पावर बोए रिजल्ट जनरेट करेगा और जैसे कैलकुलेशन कंप्लीट होगा मुझे आंसर ए दिखाई देगा। नेम योर वैल्यू सेक्शन में मुझे इस वैल्यू को एक नाम असाइन करना होगा जो एक वेरिएबल की तरह काम करेगा, जैसे बेस्ट ब्रांच। जब आप किसी स्लाइसर, फिल्टर या विजुअल में कोई सिलेक्शन करते हैं, स्मार्ट नैरेटिव की डायनामिक वैल्यू वो चेंज के साथ अपडेट हो जाती है। पावर BI का क्यू एंड अ फीचर एक इंटरैक्टिव टूल है
जो आपको नेचुरल लैंग्वेज का सहारा लेकर अपने डेटा से क्वेश्चंस पूछने की फैसिलिटी देता है। ये फीचर पावर बीआई के अंडरलाइंग डेटा मॉडल को समझता है और उसके बेसिस पर रेलेवेंट विजुअलाइजेशंस या इंसाइट्स बनाता है। क्यू एंड अ फीचर यूजर्स को डायरेक्टली डेटा से क्वेश्चंस पूछने का ऑप्शन देता है। ये डैशबोर्ड को ज़्यादा डायनामिक और यूजर फ्रेंडली बनाता है, जिसमें यूजर्स अपने स्पेसिफिक क्वेरीज का आंसर खुद रिट्रीव कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन सेक्शन में Q&A आइकन दिखाई देगा। अब एक टेक्स्ट बॉक्स विजुअल कैनवस पर ऐड हो जाएगा। कुछ ऑटो जनरेटेड प्रॉम्प्ट्स पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को अपने कैनवस पर सूटेबल पोजीशन पर ड्रैग करके प्लेस करें। अब Q&A विजुअल के अंदर टाइप करें, जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं। आप Q&A विजुअल के थ्रू चार्ट्स और फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। थीम्स पावर बीआई में एक विजुअल स्टाइल का सेट होता है, जो आपकी रिपोर्ट के लुक एंड फील को डिफाइन करता है। ये आपको अपने रिपोर्ट या डैशबोर्ड को कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल बनाने में मदद करता है। थीम्स में कलर्स, फ़ॉन्ट्स और ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स शामिल होते हैं, जो आपके विजुअलाइजेशंस को एक कोहेसिव और अट्रैक्टिव अपीयरेंस देते हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप में व्यू टैब पर क्लिक करें। यहाँ आपको प्रीडिफाइंड थीम्स मिलेंगे, जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कस्टम थीम चाहते हैं, तो कस्टमाइज करंट थीम ऑप्शन का इस्तेमाल अपने स्पेसिफिक कलर्स और फ़ॉन्ट्स सेट कर सकते हैं। चलिए एक थीम फाइनलाइज करते हैं। A well-designed theme makes the report easier to navigate. The layout and color scheme guide the viewer's focus, improving the overall user experience. थीम्स का इस्तेमाल करने से आपको हर विजुअल के लिए मैनुअल फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए टाइटल को एडिट करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा सेंटर में अलाइन करते हैं। इंसर्ट ऑप्शन में जाके शेप इंसर्ट करते हैं। अब शेप को ऊपर ड्रैग करके टेक्स्ट बॉक्स के साथ अलाइन करें। साइज भी एडजस्ट करें। शेप को अच्छे से प्लेस करेंगे, फिर टेक्स्ट को ऊपर अलाइन करेंगे। By adjusting the title and aligning shapes and text boxes, you create a clearer structure. The title becomes easier to read and stands out more, helping users quickly identify the purpose of the report or section. Using a well-aligned and clean design with layers, like sending the shape to the back, makes your report look polished and professionally designed, which can make a positive impression on stakeholders. By making these adjustments, you're ensuring that your report is not just functional, but also visually appealing and user-friendly, thus making it easier for them to focus on the insights without being distracted by cluttered or poorly arranged visuals. शेप को सिलेक्ट करके फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको अलाइन, सेंड बैकवर्ड जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको सेंड टू बैक पर क्लिक करके शेप को बैक साइड ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एज अ लेयर अलाइन करना है। अब टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स सेक्शन पे क्लिक करेंगे। आप बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं या तो फिर इफेक्ट्स में जाके बैकग्राउंड ऑफ करेंगे। फिर टेक्स्ट का फॉन्ट कलर वाइट सिलेक्ट करेंगे। सो हमने बैकग्राउंड ऑफ कर दिया है और टेक्स्ट कलर वाइट सिलेक्ट कर दिया। अब हमने टाइटल में ज़रूरी चेंजेस कर लिए हैं। कलर्स को हमारे थीम के हिसाब से केयरफुली सिलेक्ट किया है, जो ओवरऑल डैशबोर्ड के लुक और फील को एनहांस करता है। साथ ही कई छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स किए हैं, जैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट और फॉर्मेटिंग, जो प्रेजेंटेशन को और प्रोफेशनल और विजुअली अपीलिंग बनते हैं। चलिए अब हम अपने डैशबोर्ड को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाते हैं, ताकि ये विजुअली अपीलिंग और यूज़र फ्रेंडली लगे। अब हम ऊपर के फिल्टर्स को सिलेक्ट करते हैं। फिर फॉर्मेट विजुअल में जाके जनरल सेक्शन से शैडो ऑन करेंगे, ताकि फिल्टर्स का अपीयरेंस और प्रोमिनेंट हो जाए। अब विजुअल को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। फिर दूसरे फिल्टर पे क्लिक करके ये फॉर्मेटिंग पेस्ट करेंगे, जिससे सब फिल्टर्स का डिज़ाइन कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल लगेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने फॉर्मेट पेंटर से सारे विजुअल्स में शैडो को ऑन कर दिया है। अब एक फिल्टर विजुअल पे क्लिक करें।
फिर फॉर्मेट विजुअल में जाके विजुअल सेक्शन सिलेक्ट करें। स्लाइडर हेडर सेटिंग्स में जाके हम फॉन्ट और फॉन्ट साइज और कलर भी कस्टमाइज करेंगे। उसके बाद वैल्यू सेक्शन में जाके फॉन्ट कलर और साइज एडजस्ट करेंगे। फिर दूसरे फिल्टर पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर के जरिए ये फॉर्मेटिंग पेस्ट करेंगे। ये डैशबोर्ड की ओवरऑल प्रेजेंटेशन को एलिवेट करता है। अब एक केपीआई कार्ड पे क्लिक करेंगे। फिर फॉर्मेट विजुअल सेक्शन में जाके सेटिंग्स कस्टमाइज करेंगे। कॉल आउट वैल्यू सेक्शन में जाके डिस्प्ले यूनिट्स को एडजस्ट करेंगे, जैसे थाउजेंड्स, मिलियंस या बिलियंस, जो भी आपके डेटा के हिसाब से रेलेवेंट हो। डेसिमल नंबर्स का फॉर्मेट अपडेट करेंगे ताकि वैल्यूज ज़्यादा प्रिसाइज और रीडेबल लगे। ऐसे ही हम 1 बाय 1 सब विजुअल्स को सिलेक्ट करके उन्हें अपडेट करेंगे। साथ ही फॉन्ट साइज, कलर और अलाइनमेंट को भी चेक करेंगे ताकि विजुअल्स डैशबोर्ड के ओवरऑल थीम और स्टाइल के साथ सीमलेसली ब्लेंड हो। ये डैशबोर्ड को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और अपीलिंग बनाएगा। सारे कार्ड्स को अच्छे से प्रॉपर अपडेट करना पड़ेगा। फिर जनरल सेक्शन में जाके हम इफेक्ट्स ऐड करेंगे। हर एक विजुअल को डिटेल में कस्टमाइज करना जरूरी होता है ताकि वो डैशबोर्ड के ओवरऑल डिज़ाइन के साथ अलाइन करें। बैकग्राउंड कलर्स ऐड करेंगे जो डैशबोर्ड की थीम के साथ मैच हो। ट्रांसपेरेंसी से कलर्स को लाइट या सटल करेंगे, जो एक क्लीन और मिनिमलिस्टिक लुक क्रिएट करेगा। साथ ही बॉर्डर्स एनेबल करेंगे। अब हम स्टेप बाय स्टेप फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड और बॉर्डर्स ऐड करेंगे। हर विजुअल का अलाइनमेंट और स्पेसिंग इंश्योर करें ताकि डैशबोर्ड क्लटर्ड ना लगे। बॉर्डर का कलर और थिकनेस एडजस्ट करें, जो डैशबोर्ड के डिज़ाइन के साथ मैच करे। बॉर्डर से हर विजुअल अलग और ईजिली आइडेंटिफाइबल लगता है। डैशबोर्ड में मल्टीपल विजुअल्स होते हैं, तो बॉर्डर्स लेआउट को ज़्यादा क्लियर बनाते हैं। सो लेट्स ऐड बॉर्डर्स टू ऑल केपीआई कार्ड्स। अब आप देख सकते हैं कि सारे केपीआई कार्ड्स पर बॉर्डर्स सक्सेसफुली ऐड कर दिए गए हैं। अब हम ऊपर के विजुअल को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। फिर हम क्लस्टर्ड चार्ट पर क्लिक करेंगे, जिसमें ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। फिर जनरल सेक्शन में जाएंगे और टाइटल को एडिट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। यहाँ आप फॉन्ट, कलर और साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम कैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक डिटेल को एडिट कर रहे हैं, जैसे फॉन्ट, साइज और कलर। ये एक बार हमने अच्छे से एक विजुअल के लिए कर लिया, तो बस हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होगा बाकी विजुअल्स के लिए। इससे आपका टाइम भी बचेगा और कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होगी। अगर ज़रूरत हो तो आप इंडिविजुअल विजुअल्स को थोड़ा कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे अलग टाइटल या स्पेसिफिक डेटा हाईलाइट करना। ये अप्रोच लार्ज डैशबोर्ड्स बनाने में और भी हेल्पफुल होती है। उसके बाद अलाइनमेंट को सेंटर पर सेट करेंगे। अब हम कुछ और माइनर चेंजेस करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। लेजेंड को बॉटम सेंटर पर एडजस्ट करेंगे। वाई एक्सिस वैल्यूज को ऑफ करेंगे। एक्स एक्सिस वैल्यूज के फॉन्ट, कलर और अलाइनमेंट को एडजस्ट करेंगे। एक्स एक्सिस टाइटल, जहां मंथ दिख रहा है, को ऑफ करेंगे। अब फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करके हम ये फॉर्मेटिंग सभी विजुअल्स पर अप्लाई करेंगे। इसे विजुअल्स में एक कंसिस्टेंट लुक एंड फील मिलेगा और टाइम भी बचेगा। अब इंसर्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इमेज ऑप्शन को सिलेक्ट करें। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां आपको अपने कंप्यूटर से इमेज को ब्राउज करके सिलेक्ट करना होगा। अपनी डाउनलोडेड इमेज फाइल को सिलेक्ट करें और ओपन पर क्लिक करें। इमेज आपके रिपोर्ट में इंसर्ट हो जाएगी। आप उसको ड्रैग करके डिजायर्ड पोजीशन पर रख सकते हैं और साइज एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इमेज सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई है और हमने इसे प्रॉपर्ली टाइटल के साथ अलाइन कर दिया है। उसी तरह आप अपने कंपनी का लोगो और रेलेवेंट इमेजेस को इंसर्ट करके अपने रिपोर्ट को और भी एंगेजिंग बना सकते हैं। फाइनली, जैसे कि आप देख सकते हैं,
मैंने अपने डैशबोर्ड में काफ़ी सारे आइकॉन्स ऐड किए हैं ताकि रिपोर्ट को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाया जा सके। अब मैं डैशबोर्ड पेज का नाम भी रिनेम करूंगी, जो पेज के बॉटम में दिखेगा। चलिए, अब हमने पेज को भी रिनेम कर दिया है। As you know, we have renamed it to Sales Dashboard Overview. सबसे पहले हम पेज ऐड पर क्लिक करके प्लस आइकन से नया पेज ऐड करेंगे। उसके बाद विजुअलाइजेशंस पेन में टेबल विजुअल पर क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट लाइन, पेमेंट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और टोटल को सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और जेंडर भी सिलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली ये सब फील्ड्स हमने सिलेक्ट किए हैं। अब हम ब्रांच, सिटी को ऐड करेंगे। आपको अपने डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी ध्यान में फॉर्मेटिंग के टाइम। अब हम थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं। उसके बाद फॉर्मेट विजुअल में जाकर जनरल सेक्शन में जाएंगे। यहाँ से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको जो भी फॉर्मेटिंग अपने टेबल के लिए चाहिए, उससे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने ऑप्शंस ट्राई करके देख सकते हैं, जो आपको समझ में आए। मैं भी चेक कर रही हूँ कि कौन सा फॉर्मेट रखूं, तो मैंने बोल्ड स्टाइल सिलेक्ट किया है। थोड़ा फॉन्ट साइज एडजस्ट कर रही हूँ। फॉन्ट सेक्शन में जाकर हम टेबल का लाइन स्पेसिंग और कॉलम हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद टोटल में जाकर अगर आप देखेंगे तो वैल्यूज में टोटल है। हम सिलेक्टेड एलिमेंट को कस्टमाइज करेंगे, जैसे टोटल वैल्यू को क्लियरली हाईलाइट करना। अब हम कॉलम हेडर्स और उनका फॉन्ट साइज भी टेक्स्ट सेक्शन में जाकर अपडेट करेंगे। आप देख रहे हो कि टेबल का लाइन अलाइनमेंट थोड़ा सेंटर में कर दिया है, ताकि एक अच्छा प्रोफेशनल लुक आए। टेक्स्ट सेक्शन में जाकर हम टेक्स्ट कलर को अपडेट करेंगे, ताकि जो भी वैल्यूज है वो ब्लू थीम जैसे कलर में दिखे, जो कि हमारा थीम है। उसके बाद बाय एडजस्टिंग फॉन्ट स्टाइल्स, bolding important columns, or using colors for headers, you can emphasize critical data points, guiding the viewer's attention to what matters most. हम विजुअल सेक्शन में जाएंगे। इफेक्ट्स में जाकर बैकग्राउंड कलर को भी अपडेट करेंगे, जो हमने ब्लू कलर सिलेक्ट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर दोनों को हमने अपने थीम के हिसाब से कस्टमाइज किया है। Using the correct background color ensures your report aligns with your organization's branding or color scheme, maintaining consistency throughout all reports or dashboards. General section में जाकर हम बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और वहां ऑन करेंगे। उसके बाद जो भी ब्लू कलर चाहिए, उससे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद विजुअल बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे, ऑन करेंगे और उसका कलर भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। अब हम फॉर्मेट में वापस जाकर टेबल पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। Adjusting the table size ensures it fits within the overall design of the dashboard or report. A properly sized table makes it easier to highlight the most important data. फिर विजुअल सेक्शन में जाकर कॉलम हेडर्स पर क्लिक करेंगे। It looks more readable now. बैकग्राउंड कलर को ब्लू सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमारा थीम है। टेक्स्ट कलर को वहां से सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे और टेक्स्ट कलर को ब्लैक सिलेक्ट करेंगे, जो हमारे डिज़ाइन के साथ मैच करेगा और थोड़ा विजिबल भी होगा। ये कलर कॉम्बिनेशन वाइट टेक्स्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा विजिबल और क्लियर दिखेगा, जो पहले उतना अच्छा नहीं दिख रहा था। अब हम पहले टेबल पर क्लिक करके वैल्यूज़ में जो भी कॉलम हेडर्स है, उनको एडिट करेंगे, क्योंकि वहां पर सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ यूनिट प्राइस ऐसा सब लिखा होता है। हमको जो भी कॉलम नेम्स चाहिए, उन्हें डबल क्लिक करके एडिट करेंगे। इसे हमारे कॉलम नेम्स सही से प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में दिखेंगे और बराबर दिखाई देंगे। अब हम टेबल का साइज थोड़ा एडजस्ट करेंगे और उसकी अलाइनमेंट को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करेंगे। A properly sized table enhances interactivity.
चलिए थोड़ा और फॉर्मेटिंग करते हैं। फिर हम स्पेसिफिक एलिमेंट्स पर जाएंगे, जहां पर हमको जो भी कॉलम चेंजेस करने हैं उन्हें सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यूनिट प्राइस और टोटल कॉलम्स को अपडेट करेंगे, जैसे कि यूनिट प्राइस और टोटल में डेसिमल पॉइंट्स को एडजस्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यूनिट प्राइस और टोटल सेकंड में डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यूज आ रही है। पहले जो वैल्यूज डेसिमल पार नहीं आ रही थी, उन्हें अब हम अपडेट करेंगे। सेल एलिमेंट्स में जाकर हम अपने कॉलम वैल्यूज को थोड़ा और कस्टमाइज करेंगे, जो हमारी फॉर्मेटिंग को इम्प्रूव करेगा। सेल एलिमेंट्स कॉलम में जाकर हम टोटल कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम रूल्स में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, जैसे कि हम टोटल कॉलम की वैल्यू को फिल्टर करेंगे और अगर वो 2500 से कम है तो वो रेड कलर में दिखाई देगा, ताकि ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सके। ऐसे फिल्टर को लगाने से हम देख सकते हैं कि कौन से रोज की वैल्यू 2500 से कम है और उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ वैल्यू 2500 से कम है, वहाँ उस वैल्यू का कलर रेड हो गया है, क्योंकि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐड की है। By using different colors or formatting styles, conditional formatting allows you to visually identify patterns, trends, or anomalies in your dataset. सबसे पहले हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे और वैल्यू सेक्शन में जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं क्रॉस फिल्टर का ऑप्शन है, ड्रिल थ्रू एंड कीप फिल्टर्स जैसा ऑप्शन है। ये सब ऑन कर दीजिए। फिर प्रोडक्ट लाइन को ड्रैग करके यहाँ रख देंगे। Drill through allows you to create a detailed report or page that provides more insights about a specific data point. उसके बाद हम फर्स्ट पेज पे जाएंगे, जो है सेल्स डैशबोर्ड ओवरव्यू, और इंसर्ट में जाकर ब्लैंक सिलेक्ट करेंगे। ब्लैंक सिलेक्ट करने के बाद उससे ड्रैग करके हम उसको डिजायर्ड पोजीशन पर एडजस्ट करेंगे। फिर बटन सेक्शन में जाकर शेप पर क्लिक करेंगे और राउंडेड कॉर्नर्स को थोड़ा राउंड करेंगे, ताकि शेप पिल शेप में दिखे। हम शेप को भी कस्टमाइज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, पोजीशन पे अलाइन करने के बाद हम बटन सेक्शन में क्लिक करके शेप को एडजस्ट कर रहे हैं। आप शेप का स्टाइल चेंज करने के लिए फिल, बॉर्डर और शैडो ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं, जो बटन को विजुअली अपीलिंग बनाएंगे और उसका इंटरैक्शन और यूजेबिलिटी इंप्रूव करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने शेप को एडजस्ट किया है। जनरल सेक्शन में जाकर टाइटल को ऑन करेंगे। यहाँ पे हम टाइटल को ड्रिल थ्रू प्रोडक्ट लाइन सेट करेंगे, क्योंकि हमने प्रोडक्ट लाइन को टेबल में ऐड किया है और उससे ड्रैग किया था। उसके बाद हम फॉन्ट को चेंज करेंगे और कलर भी अपडेट करेंगे। अलाइनमेंट को हॉरिजॉन्टल रखेंगे, फिर इफेक्ट्स में जाकर बैकग्राउंड कलर, विजुअल बॉर्डर और शैडो को कस्टमाइज करेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन सब सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सेटिंग्स अप्लाई की है, अब बॉर्डर और विड्थ को ऐड कर दिया है। ऐसे आप देख सकते हैं, हम बैकग्राउंड कलर को अच्छे से कस्टमाइज करेंगे। उसके बाद विजुअल बॉर्डर्स को एडिट करेंगे, जो डिज़ाइन को और एनहांस करेगा। अगर ज़रूरत हो तो शैडो भी ऐड करेंगे, जो ओवरऑल इंटरफेस को एक मॉडर्न और प्रोफेशनल लुक देगा। आप चाहते हैं तो और स्पेसिफिक डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे एनिमेशंस या ट्रांजिशंस के बारे में। आपका ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट अगर आपको टूल्स और टेक्निक्स का अच्छा नॉलेज है तो प्रोसेस जल्दी हो सकता है। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो फोकस करें प्रायोरिटी एलिमेंट्स पर और बाकी डिटेल्स को ग्रेजुअली रिफाइन करें। बटन के स्टेट, कलर और राउंडेड कॉर्नर्स एडजस्ट करना डिज़ाइन को इंटरैक्टिव और विजुअली अपीलिंग बनाता है। बटन का प्रॉपर कस्टमाइजेशन यूजर को क्लियर विजुअल फीडबैक देता है, जो इंटरैक्टिविटी को एनहांस करता है।
क्लीन और वेल डिजाइंड बटन्स को यूजर हेजिटेंट हो सकता है क्लिक करने में प्रोफेशनल और ट्रस्टवर्दी लगते हैं। होम पेज पर जाकर हम बटन सेक्शन में आएंगे और एक्शन को ऑन करेंगे। शेप में जाकर हम राउंडेड कॉर्नर्स को थोड़ा एडजस्ट करेंगे और राइट क्लिक करके स्टाइल में जाके ऑन ओवर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। डेस्टिनेशन में हम ड्रिल थ्रू को सिलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट लाइन को डेस्टिनेशन पेज सेट करेंगे। अब आप किसी भी प्रोडक्ट लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली सेकंड पेज पर ले जाएगा जहां आपने ड्रिल थ्रू सेट किया है। अगर आप कंट्रोल+ क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट सेकंड पेज दिखाई देगा। बैक क्लिक करेंगे तो कंट्रोल+ राइट क्लिक करके फर्स्ट पेज पर वापस आ सकते हैं। ये था एक सिंपल डैशबोर्ड जो हमने फ्रेशर्स के लिए क्रिएट किया है। ये डैशबोर्ड उनको बेसिक डैशबोर्ड क्रिएशन समझने में मदद करेगा। आगे हम कुछ और इंटरेस्टिंग डैशबोर्ड्स बनाएंगे जो और भी यूजफुल हो सकते हैं। अब आप जैसे कि देख सकते हैं हमने काफी सारे एक्स्ट्रा आइकॉन्स ऐड कर दिए हैं डैशबोर्ड टू मेक इट विजुअली मोर अपीलिंग, और मार्कर्स भी ऐड किए हैं टू हाईलाइट सेल्स फॉर ईच मंथ फॉर एवरी ब्रांच। Our dashboard is now ready for use. As you can see, we have total sales, gross income, and a column labeled COGS, which stands for cost of goods sold. COGS represents the direct costs incurred in producing the goods sold by a company. तो हम प्रॉफिट का पता कर सकते हैं। हमें इसके लिए एक नया मेजर क्रिएट करना पड़ेगा। होम सेक्शन में जाके न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे। एक फॉर्मूला बार ओपन होगा जहां हम DAX फॉर्मूला टाइप करेंगे, जैसे कि प्रॉफिट कैलकुलेट ऑफ सेल्स माइनस कैलकुलेट सम ऑफ कॉग्स। फॉर्मूला लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब डेटा सेक्शन में आपको एक नया मेजर दिखाई देगा जिसका नाम प्रॉफिट होगा। ये फॉर्मूला आपका सेल्स और कॉग्स का डिफरेंस कैलकुलेट करेगा। एंटर प्रेस करने के बाद प्रॉफिट मेजर आपके डेटा सेक्शन में विजिबल हो जाएगा। आप इस मेजर को अपने विजुअलाइजेशंस में ड्रैग और ड्रॉप करके प्रॉफिट का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। प्रॉफिट मेजर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स या इनएफिशिएंट प्रोसेसेस को पिन पॉइंट करके उन्हें इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। हिस्टोरिकल प्रॉफिट डेटा के बेसिस पर फ्यूचर ट्रेंड्स का एस्टिमेशन करना आसान होता है। आप अपनी कॉस्ट और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब हम विजुअलाइजेशन सेक्शन में जाके KPI कार्ड पे क्लिक करेंगे। फिर ये KPI कार्ड को डोनट चार्ट के बीच में एडजस्ट करेंगे। इसका साइज और पोजीशन भी एडजस्ट करेंगे। अब हम प्रॉफिट कॉलम को ड्रैग करेंगे। फिर फॉर्मेट विजुअल पे जाके कॉल आउट वैल्यू को एडिट करेंगे। यहाँ पर फॉन्ट, डिस्प्ले यूनिट और डेसिमल नंबर अपडेट करेंगे। मैंने थाउजेंड्स को डिस्प्ले यूनिट में सिलेक्ट किया है और डेसिमल नंबर को 1 रखा है। फिर जनरल सेक्शन में जाके इफेक्ट्स में बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट करेंगे और सेंटर पे अलाइन करेंगे। काफ़ी सारे फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, जैसे डेटा लेबल सेक्शन में जाके फॉन्ट साइज, कलर और डिस्प्ले यूनिट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको नंबर को किस यूनिट में दिखाना है तो डिस्प्ले यूनिट्स को एडजस्ट करें। टारगेट वैल्यू सेक्शन में भी टारगेट का कलर, साइज और लेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। आपको टारगेट लाइन दिखानी हो तो टारगेट ऑप्शन में शो टारगेट लाइन को एनेबल कर सकते हैं। आप कार्ड के साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग द कॉर्नर्स। अलाइनमेंट और पोजीशन को भी कस्टमाइज करके डैशबोर्ड पे KPI कार्ड को अपने डिजायर्ड पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं। अब कैटेगरी लेबल को भी इसी तरह एडजस्ट करेंगे। बेसिक फॉर्मेटिंग जैसे फॉन्ट, साइज, कलर और अलाइनमेंट सब सही से करेंगे, जो कि डैशबोर्ड की डिज़ाइन के हिसाब से होते हैं। अब ये था हमारा डैशबोर्ड, जो मैंने बहुत सिंपल बनाया है ताकि आपको आइडिया मिल सके कैसे टाइटल, फिल्टर्स, स्लाइसर्स, चार्ट्स इंसर्ट करना है। इसके अलावा हमने फॉन्ट कलर, साइज, पोजीशन, टाइटल
और लेजेंड कैसे ऐड किए हैं ये भी दिखाया है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Stay tuned for more informative tutorials.